नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी जेल के बारे में जहां से कोई नहीं भाग सका। भागने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम रही। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कोई नहीं भाग सका। भागने की कुछ कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकाम रही। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी, दुनिया की सबसे सख्त, सबसे महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब तीन कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लड़ाकर आखिरकार भागने में कामयाब हो गए। आखिरकार वो तीन चोर कौन थे? जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर कई तरह के सवाल उठे और खलबली मच गई। इतिहास बदलने वाले कैदी वो कौन थे? कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्केट्रेस, यहां बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहाँ बेहद दुर्व्यवहार अपराधियों के साथ किया जाता था और अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो चार कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंग्लिन भाई के साथ दो कैदियों का दोस्ताना बढ़ा और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास थी, इसलिए चारों अधिकतर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते थे। क्योंकि जो चारों कैदी थे ये बिल्कुल आस पड़ोस में रहते थे और इनके दिमाग में यही चलता था कि इस जेल से भागे कैसे। इसी तरकीब को वो सोचते रहते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि ये वो जेल थी जहां से अभी तक कभी भी कोई भाग नहीं सका और जो भागने की कोशिश करता था लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती थी। क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की उनमें से कुछ को गोली तक मार दी। मॉरिस फितरतन अपराधी था और वो पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी कि एल्केट्रेस में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी, क्योंकि वो अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंग्लिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंग्लिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मददगार साबित होने वाली थी। एंग्लिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को एल्केट्रेस जेल में भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वह भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों आपस में अच्छे दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आजाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। अब चोरों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। एल्केट्रेस में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम वहां पर कैदी किया करते थे।
एल्केट्रेज जेल जहां बनी थी वह टापू कुदरती तौर पर खनिजों की खान था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी लाया जाता था। इसी काम के लिए जेल के बाहर जाना वह मौका हुआ करता था जहां से इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटानी थी, लेकिन गार्ड से बचकर। किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने के आदेश मिले हुए थे। इसलिए ये जो काम था जेल से भागने वाला, ये बड़ा ही जोखिम भरा काम था। साल 1962 में मॉरिस एंगलिन भाई और एलन जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहां से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान को जोखिम में डालना। अगर कोई भी तरकीब फेल हो गई तो चारों को पता था कि उन्हें गोली तो मार ही दी जाएगी। इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। एकदम अलर्ट मोड में होकर इस पूरे प्लान को अंजाम देना था। एंगलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े ना जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असली इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े जो वाद्य यंत्र थे, अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में ले लिया। इन रेनकोट्स और उस अकॉर्डियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल से चम्मचों और बटर नाइफ जैसी बर्तन भी चुराए जाने लगे जो आगे काम आने वाले थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी क्योंकि वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों डेली 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे कि बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता था या उसमें ठोक पीट करके काम किया करता था ताकि लोगों को लगे कि ये उस वाद्य यंत्र को सुधार रहा है और पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें भी ना आए। मतलब देखिए कितनी चतुराई और कितनी सतर्कता से ये पूरी साजिश जो थी वो रची जा रही थी। अब छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। अब एक पूरे आदमी को निकालने के लिए चम्मच से उस दीवार पर छेद किया जा रहा है। मॉरिस को पता था कि इन बैराकों के पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंगलिन भाइयों और मॉरिस के बैराकों में जो छेद कर रहे थे वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंगलिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स व अकॉर्डियन की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नजर रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढककर रखे और कोठरी में
इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दे कि पहरेदारों की नजर पड़े तो उन्हें शक ना हो। जून 1962 वो रात आ गई जब चोरों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चोरों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चोरों की सांसें जो थी वो हलक में अटक गई, क्योंकि जैसे कि पहले भी बताया, अगर इनके प्लान में थोड़ी सी भी कमी होती तो उसकी जो सजा थी वो सिर्फ मौत थी, क्योंकि वो बच ही नहीं सकते थे। चोरों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया, क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा जो था वो गलत साबित हुआ। अब उसने क्या कहा वो भी सुनिए। दोस्तों, मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने क्या कहा कि सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम सब लौट नहीं सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद भी करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए, क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन होगा उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी को बयान कर दिया। फौरन बाद भागे हुए तीनों कैदियों की जो तलाश थी अब वो शुरू हो चुकी थी। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ भी नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से अधिक तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो अधिक देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर नॉर्वे के एक जहाज ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और एल्केट्रेस जेल को सूचित किया, क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े जो थे वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना जो था वो नामुमकिन था, क्योंकि लाश किसकी थी ये सवाल जो था वो सवाल बनकर ही रह गया। अब केस जो है वो एफबीआई के पास चला गया। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और कहां चले गए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो एफबीआई के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल आपको बता दें, 15 सालों से लंबी जांच के बाद एफबीआई ने 70 के दशक में यह केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और एफबीआई के निष्कर्ष को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे। फिर भाई 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो केस था ये फिर खुल गया। 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी है, मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जिया है। इस दावे के साथ और इस दावे के बाद एफबीआई के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में एल्केट्रेस जेल से भागे 2 एंग्लिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते समय सच का खुलासा करते हुए बयान दिए।
जिनमें उसने बताया कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे ये मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगी, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जॉन एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों अल्केट्रेज जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लैरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डिकोटा के मिनोट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच फिर से शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनोट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे समय तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये चिट्ठी जॉन ने ही लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस जो है वो अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है, ये सब किसी को नहीं पता, क्योंकि अल्केट्रेज जेल को 1963 में बंद कर दिया गया और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे। जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि हमेशा लगता रहा और अभी भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। वो सवाल यह है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने और क्यों लिखी, और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियां चिट्ठी में कैसे दी? इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस के जेल से भागने के 50 साल तक उनसे जुड़ा कोई सूत्र ना होना अमेरिका जैसे देश के सिस्टम और एफबीआई जैसी जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े ही करता है। तो दर्शकों, एक ऐसी खतरनाक जेल जहां से 3 कैदी फरार हो चुके, सबसे खतरनाक जेल को तोड़कर भागने की कहानी क्या थी? क्योंकि एक ऐसी जेल जहां से कोई भी नहीं जा सकता था। औजार थे, कागज थे, चम्मच और कटे हुए बाल। इन 3 से 4 चीजों के जरिए एक ऐसी जेल से वो लोग भाग गए। चम्मच के जरिए उन्होंने दीवालों में सुराख की, कुछ औजार और कुछ कागज और कटे बालों से उन्होंने ऐसा पुतला तैयार किया जिससे दूर से जो देखने वाला व्यक्ति है उनको लगे कि ये असली इंसान है। ये जो 3 कैदी थे ये वाकई में इतिहास बदलने वाले कैदी थे, क्योंकि दशकों के बाद भी ये जो रहस्य है कि आखिरकार ये तीनों कैदी कहाँ चले गए, ये जो रहस्य है ये मात्र रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि एक चिट्ठी आई, लेकिन उस चिट्ठी का भी कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिला। जिस जेल से कोई नहीं भाग सकता था, वहां से ये 3 कैदी भाग गए। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।